अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 4 निकाला गया है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें से हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक कर लिया और आज हम लोग सेट नंबर 7 को करेंगे। सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक हो चुका। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखें तो इस चैनल पर जाकर देख ले। और आज हम लोग सेट नंबर 7 को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देर के। खास तौर पर जीके जीएस के प्रश्न आपको इस वीडियो में डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेगा और मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जीके जीएस एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर दिए गए पीडीएफ से आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। विथ सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ अपलोड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जीके जीएस प्रश्न के साथ। पहला नंबर प्रश्न में किसी पदार्थ के दिए गए अनुप्रस्थ काट के अनुदिश समतलीय रूप से कार्य करने वाले प्रतिबल के प्रकार को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी पदार्थ के लिए दिए गए अनुप्रस्थ काट के अनुदिश समतलीय रूप से कार्य करने वाले प्रतिबल के प्रकार को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। ए में दिया गया स्थूल प्रतिबल, बी में दिया गया अरीय प्रतिबल, सी में दिया गया संपीड़ित प्रतिबल और डी में दिया है अपरूपण प्रतिबल। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरीय प्रतिबल। यह बल धातु की छड़ बीमा या किसी अन्य संरचना पर उस दिशा में कार्य करता है जो अनुप्रस्थ काट के लंबवत नहीं होती है बल्कि समानांतर होती है। आगे दूसरा नंबर प्रश्न में यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार डैश से गतिमान है। यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार डैश से गतिमान है। तो ए में कहा गया एक समान त्वरण से, बी में कहा गया एक समान वेग से, सी में कहा गया एक समान चाल से और डी में कहा गया है असमान त्वरण से। तो दो का राइट आंसर बताना है। दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असमान त्वरण से। यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समांतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार असमान त्वरण से गतिमान करती है। और त्वरण जो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय को कहा जाता है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। त्वरण का ऐसा ही मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न, दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग u और अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग कितना होगा। दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग u और अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग कितना होगा। तो 3 का राइट आंसर बताना है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, u प्लस v बटा 2। चौथा नंबर प्रश्न, एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश के बराबर होगी। दिया गया इलेक्ट्रॉन ई का आवेश 1.6 × 10⁻19 है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁻21। 5वां नंबर प्रश्न, सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसरित होती है। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर हो। सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसरित होती है। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर हो। तो ए में दिया गया दर्पण के 60 सेंटीमीटर पर, बी में दिया गया दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर और सी में दिया गया दर्पण के सामने 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच और डी में दिया गया दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर। अब वस्तु को यदि वक्रता केंद्र अर्थात दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होगा, बिंब के बराबर बनेगा। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के आप लोग को दिए गए पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? ए में दिया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा, बी में लॉर्ड लिटन के द्वारा, सी में विलियम बेंटिक के द्वारा और डी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1830 में कर्नल स्लीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? 1830 में। 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को भी समाप्त किया। 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? पहला अशोक, दूसरा कनिष्क, तीसरा हर्षवर्धन और चौथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन थे। अशोक ने भारवू लघु शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में विश्वास व्यक्त किया था और अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। वहीं कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानते थे। आगे 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम का उल्लेख है? तो 13 का राइट आंसर ए में दिया गया गिरनार, बी में मास्की में, सी में ब्रह्मगिरी में और डी में गुर्जरा में। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मास्की शिलालेख में। अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। अशोक ने देवानाम, प्रिय एवं प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर एवं उदयगोलम अभिलेख में अशोक के वास्तविक नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। भारवू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। आगे 14 नंबर प्रश्न, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो ए में बसालत खान, बी में प्रताप सिंह प्रथम, सी में कृष्णराज तृतीय और डी में नंदराज। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णराज तृतीय। कृष्णराज तृतीय 30 जून 1799 से 27 मार्च 1868 तक 1799 से 1868 तक शासन किया था। 1868 तक शासन किए थे। हैदर अली के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 तक हुए थे, उसमें अंग्रेजों को पराजित किया गया। मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को अंत किया गया। 15 नंबर प्रश्न, किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया था? किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया था? तो 15 का राइट आंसर ए में आंध्र प्रदेश, बी में तेलंगाना, सी में कर्नाटक और डी में तमिलनाडु। तो 15 का राइट आंसर बताना है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान और सहयोग के लिए एक अग्रणी पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। आगे 16 नंबर प्रश्न में निकोलो कॉन्टी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो कॉन्टी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ए में देवराय प्रथम, बी में देवराय द्वितीय, सी में कृष्ण देवराय और डी में हरिहर द्वितीय। तो 16 का राइट आंसर बताना है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इटालवी यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। इन्होंने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कॉन्टी नामक पुस्तक में इस यात्रा का वर्णन किए थे। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। उन्हें इमादी देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को इमादी देवराय भी कहा जाता है। कृष्ण देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा विजयनगर आया था। 17 नंबर प्रश्न, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो ए में क्रिस्टोफर कोलंबस, बी में मार्को पोलो, सी में बार्थोलोम्यू डियाज और डी में जेम्स कुक के द्वारा। तो सी आंसर होगा बार्थोलोम्यू डियाज
ने केप ऑफ गुड होप की खोज किए थे? डियाज ने 1488 में अमेरिका में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का दक्षिणी सिरा है। इसी मार्ग से वास्को डी गामा भारत के केरल राज्य के कालीकट पर आए थे, जो कि 17 मई 1498 को आए थे। 17 मई 1498 को। आगे 18 नंबर प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो 18 का राइट आंसर बताना है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर वर्साई की संधि को तोड़कर बृहद जर्मनी के निर्माण में विश्वास करता था। हिटलर ने राष्ट्रसंघ का परित्याग कर और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तोड़कर आत्मक्रम नीति का सहारा लिया था। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। 19 नंबर प्रश्न। कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? ए में बरमुंडा द्वीप, बी में त्रिस्तान दा कुन्हा द्वीप, सी में सेंट हेलेना द्वीप और डी में गफ द्वीप। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरमुंडा द्वीप। बरमुडा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में बरमुडा द्वीप है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न में हॉर्मुज जलसंधि जोड़ती है। हॉर्मुज जलसंधि जोड़ती है। ए में ओमान की खाड़ी और मासिरा की खाड़ी, बी में ओमान की खाड़ी और बहरीन की खाड़ी, और सी में लाल सागर और अदन की खाड़ी, डी में ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी। तो 20 का राइट आंसर बताना है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हॉर्मुज जलसंधि ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी को जोड़ती है। हॉर्मुज जलसंधि ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी को जोड़ती है। डोबर प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 31 से करेंगे। 31 नंबर प्रश्न। एक विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। एक विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ए में ध्वनि ऊर्जा, बी में स्थैतिक ऊर्जा, सी में पवन ऊर्जा और डी में प्रकाश ऊर्जा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश ऊर्जा में। बल्ब के भीतर फिलामेंट टंगस्टन धातु से बना होता है, जिसका उच्च गलनांक होता है। जब विद्युत धारा फिलामेंट से गुजरती है तो प्रतिरोध के कारण वह बहुत गर्म हो जाती है और तप्त होकर प्रकाश उत्सर्जित करती है। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरा होता है। 32 नंबर प्रश्न। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक द्रव्यमान क्रमशः CH2O एवं 180 ग्राम है। इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? तो 32 का राइट आंसर बताना है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। C6H12O6 होता है। 33 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? तो इसका राइट आंसर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उबुंटू। उबुंटू एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह डेबियन लिनक्स पर आधारित है। इसे 2004 में लॉन्च किया गया था। 34 नंबर प्रश्न। 6.0 से 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है? तो 34 का राइट आंसर बताना है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित अम्लों को अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित अम्लों को अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 35 का राइट आंसर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन को छाटिए? निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए। ए में दिया गया कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं और
विक्षेपित कर देती है। बी में कहा गया है कि घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है। सी में कहा गया है समदाब रेखाओं की निकटता अधिक दाब प्रवणता को दर्शाती है। और डी में कहा गया है कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करती है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देती है। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव वायु में गति लाकर पवन उत्पन्न करने के साथ उसके दिशा निर्धारित पर भी पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इस गति का कारण कोरियोलिस बल है। 42 नंबर प्रश्न, डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के बीच वायु दाब की पेटी का विस्तार पाया जाता है, लेकिन इसकी स्थिति भी स्थानीय होकर परिवर्तनशील होती है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में ऋतुवत स्थानांतरण एवं सिककाव होता है। 43 नंबर प्रश्न, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है? सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। तो 43 का राइट आंसर बताना है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिरोको। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन सिरोको कहलाती है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 44 नंबर प्रश्न में भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 44 का राइट आंसर बताना है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरावली। ऑप्शन नंबर ए, अरावली को विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर। आगे 45 नंबर प्रश्न, सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना की गई थी? सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? तो 45 का राइट आंसर बताना है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1960 में की गई थी। 1960 में BRO की स्थापना 7 मई 1960 को किया गया था। BRO भारत का एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है। BRO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 46 नंबर प्रश्न, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा केवल कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। 1813 के चार्टर द्वारा 213 वर्षों से प्राप्त एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 47 नंबर प्रश्न, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो ए में 41वां संविधान संशोधन, बी में 44वां संविधान संशोधन, सी में 46वां संविधान संशोधन और डी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। उद्देशिका प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया जा चुका है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 1976 में किया गया था। आगे 48 नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है। तो 48 का राइट आंसर बताना है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी किया जाता है। 49 नंबर प्रश्न में राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो ए में दिया गया अनुच्छेद 123 के तहत, बी में अनुच्छेद 143 के तहत, सी में दिया गया है
अनुच्छेद 52 में और डी में दिया गया अनुच्छेद 300 में। तो 49 का राइट आंसर बताना है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। 2 सत्रों की दूरी 6 माह से अधिक नहीं हो सकती और सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। आगे 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न में भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहला भारत के पहला नागरिक के रूप में राष्ट्रपति को जाना जाता है और दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा प्रधानमंत्री। चौथा में राज्यों के राज्यपाल और पांचवा में भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। वरीयता अनुक्रम के संबंध में अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी किया गया था। 26 जुलाई 1979 को जारी किया गया था। आगे 51 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 51 से लेकर 60 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हम लोग 61 नंबर प्रश्न को करेंगे। 61 नंबर प्रश्न में ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदलकर डैश हो जाता है और कॉपर का रंग बदलकर डैश हो जाता है। तो 61 का राइट आंसर बताना है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदलकर काला हो जाता है और कॉपर का रंग बदलकर हरा हो जाता है। जब सिल्वर ऑक्सीकृत होता है तो यह आमतौर पर हरा में मौजूद सल्फर यौगिक के साथ प्रतिक्रिया करता है जिसमें सिल्वर सल्फाइड बनता है। 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न में सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया में से तैयार किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। तो 62 का राइट आंसर बताना है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लोरो अल्कली प्रक्रिया। क्लोर अल्कली प्रक्रिया। क्लोर अल्कली प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। क्लोरो अल्कली प्रक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस के औद्योगिक उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण वैद्युत अपघटन प्रक्रिया है। 63 नंबर प्रश्न। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या से निर्धारित होती है। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या से निर्धारित होती है। ए में न्यूक्लियॉन से, बी में इलेक्ट्रॉन से, सी में न्यूट्रॉन से और डी में प्रोटॉन से। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियॉन से। न्यूक्लियॉन शब्द का उपयोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए सामूहिक रूप से किया जाता है क्योंकि ये दोनों कण परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक ही परमाणु का केंद्रीय भाग है जहाँ परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है। आगे 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न में चूना पत्थर की ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को डैश कहा जाता है। चूना पत्थर की ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को डैश कहा जाता है। 64 का राइट आंसर बताना है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन के द्वारा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया वह होती है जिसमें एक पदार्थ को ऊष्मा देकर सरल पदार्थ में तोड़ा जाता है। ऊष्मीय शब्द ऊष्मा से संबंधित है। वियोजन टूटने को दर्शाता है। 65 नंबर प्रश्न। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है, पिंड का त्वरण है। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नियत है। ऑप्शन नंबर डी। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है, पिंड का त्वरण नियत होता है। प्रश्न संख्या 66 से 70 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 सीटें हैं। लोकसभा के गठन के लिए पूरे देश को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया। 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 412 सीटें समान है और 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। 72 नंबर प्रश्न। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिनों का काम दिया
जाता है। तो 72 का राइट आंसर बताना है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। नरेगा एक्ट 2005 में लाया गया था। 2005 में लाया गया था। 73 नंबर प्रश्न, नरसिम्हा कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हा कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैंकिंग सुधार से संबंधित है। बैंकिंग सुधार से संबंधित है। और कर चिलैया समिति का संबंध किससे? कर सुधार से। कर सुधार से चिलैया समिति का संबंध है। 74 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 74 का राइट आंसर बताना है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूयॉर्क में अवस्थित है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। 75 नंबर प्रश्न, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 के सदस्य में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीका, ये देश शामिल है G20 में। आगे 76 नंबर प्रश्न, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे डैश कहा जाता है? 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विषुव। ऑप्शन नंबर सी, विषुव। 21 मार्च और 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। 77 नंबर प्रश्न, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी, बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 1948 तक चला। 1947 से 1948 तक शासनकाल इनका चला। 78 नंबर प्रश्न, बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? तो 78 का राइट आंसर बताना है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश है? निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश है? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, तुर्की और गार्जिया। तुर्की और गार्जिया ऐसे राज्य जिनमें एक महाद्वीप पर उनके क्षेत्र का एक हिस्सा और दूसरे महाद्वीप पर उनके क्षेत्र का दूसरा हिस्सा होता है, जबकि इन दो हिस्सों को एक प्राकृतिक भूमि कनेक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है। 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूएसए। ऑप्शन नंबर ए, यूएसए में 9 टाइम जोन है। यूएसए के टाइम जोन है पूर्व से पश्चिम तक के अटलांटिक नामक समय पूर्वी मानक समय तक अवस्थित है। प्रश्न संख्या 81 से 90 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। 91 नंबर प्रश्न, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी, रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रा बैकुरल है और रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। 92 नंबर प्रश्न, गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एस्केलेन मिन्थीज से संबंधित है। यह कृमि त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सम्मिलित और स्यूडोकोइलोमेट होते हैं। 93 नंबर प्रश्न, 93 नंबर प्रश्न में
निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद क्या होंगे? निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद क्या होंगे? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर प्रश्न में खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आजकल निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रयुक्त की जाती है? खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आजकल निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रयुक्त की जाती है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केजेल डाल विधि प्रयुक्त की जाती है। केजेल डाल विधि मुख्य रूप से कृषि, खाद्य, पर्यावरण और जैविक नमूनों में नाइट्रोजन की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोफेज, ऑप्शन नंबर डी। प्रोफेज माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है। संख्या 96 से 100 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 101 नंबर प्रश्न, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जाम्बेजी, ऑप्शन नंबर ए। विक्टोरिया जलप्रपात अपनी ऊंचाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। 102 नंबर प्रश्न, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्य और कृषि विभाग था। खाद्य और कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था। 103 नंबर प्रश्न, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। नवंबर से दिसंबर मास के मध्य यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। जुलाई 2020 में इसे भारत के 37वें रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था। 37वें रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था। 104 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त में से कोई नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या 8.60 थी, 8.60% थी पूरे भारत में बिहार की जनसंख्या। 105 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहतास में। बिहार के रोहतास जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है और चावल भी रोहतास में सर्वाधिक होता है। और मक्का की बात की जाए तो कटिहार में, और दलहन फसल बिहार में दलहन की सर्वाधिक फसल पटना जिले में होती है। 106 नंबर प्रश्न, 33वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? 33वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? तो 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुष्पा भारती, ऑप्शन नंबर डी। इनकी रचना यादें के लिए दिया गया था 2021 को। 107 नंबर प्रश्न, गीत संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? गीत संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर, ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर होगा। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनिक नॉन स्टीरोइड एंटी इंसेप्ट में। 108 नंबर प्रश्न, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में स्थित है। 109 नंबर प्रश्न,
11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डैश के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डैश के रूप में मनाया जाता है। 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। इस दिवस को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 1990 ईस्वी से मनाया जाने लगा। 1990 ईस्वी से मनाया जाने लगा है। 110 नंबर प्रश्न, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का इस हिस्सा है। तो 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप मेडागास्कर है। प्रश्न संख्या 111 से 120 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 121 नंबर प्रश्न, भारत में कृषि के संदर्भ में बरानी क्या है। भारत में कृषि के संदर्भ में बरानी क्या है। तो 121 का राइट आंसर बताना है। 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्षा आधारित कृषि। यह कृषि का वह रूप है जो सिंचाई के लिए पूरी तरह से मानसून की वर्षा पर निर्भर रहता है। पटल में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक विषमांगी पॉलीसेकेराइड सीमावर्ती पादप कोशिकाओं को मजबूत करता है तथा पादप उत्तकों को ससंजकता प्रदान करता है। तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैक्टिन। ऑप्शन नंबर सी पैक्टिन हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न। 123 नंबर प्रश्न में उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पाद को कम कर देता है। तो 123 का राइट आंसर 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया जो है रक्त विकार का नाम है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। 124 नंबर प्रश्न। 124 नंबर प्रश्न में शर्कराओं को तकनीकी रूप से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है जिसकी संकेत उस तथ्य से होता है कि उनके सूत्र CH2O के केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार हेक्सोम में कार्बन के 6 हाइड्रोजन के बाहर और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज एक हेक्सोस शर्करा है। निम्नलिखित में से एक दूसरा हेक्सोस चुनिए। तो 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर ए। 125 नंबर प्रश्न, सीडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है। सीडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है। तो 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अमीबा। 126 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 126 से 130 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 131 नंबर प्रश्न। 131 नंबर प्रश्न में हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है। हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है। तो 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जिसका क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। 132 नंबर प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है। 132 नंबर में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है। तो 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में। अरावली पर्वत की उच्चतम उत्पत्ति प्री कैम्ब्रिज क्रस्ट युग में माना जाता है। 133 नंबर प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं का विचार भारत में किस देश से प्रेरित था। पंचवर्षीय योजनाओं का विचार भारत में किस देश से प्रेरित था। तो 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ से प्रेरित था। 134 नंबर प्रश्न, लेसोथो की आधिकारिक मुद्रा क्या है। लेसोथो की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोटी। ऑप्शन नंबर ए। और लेसोथो की राजधानी मसेरू है। 135 नंबर प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा में कौन भाग ले सकता है। तो 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गांव के सभी वयस्क मतदाता। 136 नंबर प्रश्न, पंचायती उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है। पंचायती उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है। तो 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए गुजरात। 137 नंबर प्रश्न, भारत का पहला यूनिकॉर्न 2025 कौन बना। भारत का पहला यूनिकॉर्न 2025 कौन बना। तो 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जस्ट पे, ऑप्शन नंबर सी जस्ट पे। 138 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर कितनी कटौती की है? तो रेपो दर में कटौती रिजर्व बैंक ने 2025 में 0.25% की है, 0.25%। 139 नंबर प्रश्न, पैसेज एक्सरसाइज, पैसेज अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाता है? तो 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अदन की खाड़ी में, अदन की खाड़ी में आयोजित किया जाता है। 140 नंबर प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मिथिला विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका द्वारा मिथिला विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे प्रश्न संख्या 41 से लेकर 141 से लेकर 150 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। आप लोग दिए गए पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हैं।